तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 31 में और जो एक वीडियो आपके सामने आता है वो आ चुका है और सेकंड वीडियो जो शाम को 5 PM पे आता है तो वो अब लेट हो चुका है बिकॉज 5:30 हो चुके हैं और मैंने अब रिकॉर्ड करना शुरू किया है बिकॉज दोस्तों आज पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी। हमारे इधर नेटवर्क नहीं आ रहा था और इवन मतलब आ रहा था बट बहुत वीक आ रहा था। तो मुझे ज़्यादातर मैटर ऑनलाइन ही सर्च करना पड़ता है तो मैं कर नहीं पाई बिकॉज इतना ख़राब नेटवर्क आ रहा था। जब भी मैं फ्री हुई तब मैंने देखा तो हो नहीं पाया। अब जाके 15 मिनट से नेटवर्क सही आया है तो आई होप रिकॉर्ड करने के बाद में ये अपलोड हो जाए टाइम पे और आप लोगों तक 6 सवा 6 तक वीडियो पहुंच जाए। और अगर फिर से नेटवर्क में प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा इसे टाइम लगेगा सही होने में। तो कोई नहीं, डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। न्यूज़ भी बहुत थोड़ी कम बन पाई है बिकॉज मैंने को लगा कि अगर मैं अब और लिखूंगी तो बहुत लेट हो जाएगा, तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा मैनेज कर लेना, कल और ज़्यादा कवर कर लेंगे न्यूज़ को। तो दोस्तों आज है 31 में और 31 में को आपको पता है कि एक इम्पोर्टेंट डे है दोस्तों। आप सबने पेपर अगर पढ़ा होगा तो उसमें छाई हुई है न्यूज़, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, धूम्रपान निषेध दिवस है आज। तो दोस्तों धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन पढ़ लेते हैं कि 1988 में 7 अप्रैल को यह पहली बार मनाया गया था और 1989 से इसकी तारीख 31 मई की गई थी दोस्तों। सबसे पहले यह बनाया गया था 1988 में। और आपको पता है 7 अप्रैल को बनाया गया था। 7 अप्रैल को क्यों? क्योंकि जो हमारा WHO है उसकी जो मतलब उसकी जो निर्माण की तिथि है वह है 7 अप्रैल 1948, है ना। तो 7 अप्रैल को अपन क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं इसकी याद में, है ना, क्योंकि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ था तो उसकी याद में। तो इसलिए हो सकता है कि 1988 में 7 अप्रैल को जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो रही होगी उसी दिन यह दिवस मनाने का निश्चय किया गया, इसलिए 1988 में तो यह मनाया गया 7 अप्रैल को, ठीक है। लेकिन फिर 89 से डिसाइड किया गया कि यह 31 मई को यह मनाया जाएगा। तो दोस्तों यह प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्री में ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है जैसे देखिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। ऐसे एक कोटेशन पहला दे दिया, फिर इसके बारे में 4 कोटेशन देंगे कि यह प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है, सही है। यह 1988 से, यह 7 अप्रैल 1988 से मनाना शुरू हुआ था, ठीक है। और फिर दो दो और कोटेशन दे देंगे। तो दोस्तों 7 अप्रैल 1988 से, अब आप सोचोगे 7 अप्रैल को कैसे शुरू हो सकता है जब 31 को है, 31 मई को है दिवस, तो 31 को ही शुरू होगा ना। तो आप इसे क्या कर दोगे? गलत कर दोगे। बट यहाँ पे घुमाने वाली चीज़ यही है और ज़्यादातर कई बार आ रहे हैं इसमें ऐसे घुमाने वाले क्वेश्चन दे देते हैं ट्रिकी क्वेश्चन बनाने के लिए। तो याद रखना पहला जो दिवस मनाया गया था वह मनाया गया था 7 अप्रैल 1988 को, है ना। और जो फिर आगे से मनाया गया वह मनाया गया 89 से, फिर हर वर्ष 31 मई को यह मनाया जाता है। तो इस चीज़ में अपन को घुमा सकता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों WHO की इतनी सारी बातें हो रही है आजकल बिकॉज चाइना का जो वुहान वायरस है उस पर भी मैंने क्वेश्चन बनाया था, फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया आज क्योंकि मुझे वो इतना पसंद नहीं आया। तो मैं वैसे ही बता देती हूँ कि WHO फिर से बहुत चर्चा में है, तो इसलिए मैंने WHO के महानिदेशक यहाँ लिख दिए हैं, टेड्रस अधोहम। डॉक्टर टेड्रस अधोहम WHO के महानिदेशक है दोस्तों। ये चर्चा में, जब से कोरोना महामारी आई है तब से चर्चा में है ही, क्योंकि विश्व में हेल्थ की कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो WHO का आगे आता है और इसका ही रोल होता है कि उस बीमारी से निपटने में, चाहे विश्व में टीबी से निपटना हो, चाहे विश्व को पोलियो से मुक्त करना हो, चाहे एड्स से रिलेटेड जागरूकता फैलानी हो, है ना। कितने सारे प्रोग्राम WHO ने चलाए हैं आज तक और बहुत सारे सक्सेसफुल भी रहे हैं, बहुत सारे चल भी रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों WHO को जो पिछली बार वुहान वायरस ही बोलेंगे अपन भी, और क्या, कोरोना वायरस जो निकला था वो कहा गया था कि जो चाइना की वुहान लैब से निकला है। ये क्वेश्चन अपन ने डिस्कस भी किया था, लेकिन है ना WHO की टीम वहाँ पे गई और चाइना ने सबूत वबूत सब मिटा दिए और बोला, WHO ने बोला कि नहीं नहीं, कोई वुहान से नहीं निकला, ये जंगलों से पैदा हुआ है, ये एक प्राकृतिक वायरस है, मतलब लैब में नहीं बनाया गया। लेकिन दोस्तों अब है ना फिर से कई ऐसे शोध आए हैं और कई वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि वुहान लैब में है ना कई सारे फिंगरप्रिंट्स, ऐसे यूनिक फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जिनसे ऐसा पता चल रहा है कि जो टेम्परिंग की गई है इन चीज़ों से, वायरस के नाम पे छेड़छाड़ करी गई है, बहुत सारी चीज़ें मिटाने की कोशिश करी गई हैं और वो इस चीज़ के सबूत दिखा रहे हैं। अब ये मुद्दा दोस्तों सब लोगों को चाइना पे गुस्सा तो आ रहा ही है, उसी ने तो वायरस फैलाया है और वही सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है। अभी अपन देख ही रहे हैं, अपन को भी वैक्सीन देने की बात की थी लेकिन भारत इतना है नहीं गया गुजरा कि तुमसे ही वैक्सीन लेगा, क्योंकि तुम एक
तरफ तो हमारे सैनिकों को आके बॉर्डर पे मारते हो, दूसरी तरफ कहते हो कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे। तो हमने वैसे इसकी वैक्सीन मतलब हमने कहा था कि हम आपसे पैसे में खरीद सकते हैं, लेकिन हम आपसे सहायता नहीं लेंगे। असिस्टेंस लेने से भारत ने अच्छा वाला तमाचा चाइना को मारा, ठीक है। तो दोस्तों अब ये जो बातें इतनी चर्चा में आई, इससे पहले भी एक अध्ययन आया था, वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट आई थी, उसमें भी ये कहा गया था कि यह वायरस, उसमें बहुत सारे सबूत दिए गए थे कि चाइना की लैब से ही निकला है, लेकिन उसके बाद में डब्ल्यूएचओ की टीम ने दौरा किया और उस बात को झुठला दिया। कहीं ना कहीं दोस्तों जो मतलब डब्ल्यूएचओ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं विफलता बोल रहे हैं कि कब से चाइना, मतलब जब चाइना में पहली बार दोस्तों बीमार हुए थे ना, वो इसी इसी जो लैब के जो साइंटिस्ट थे वो बीमार हुए थे पहली बार जब उनको एडमिट करवाया गया था। मृत्यु भी हुई थी कुछ लोगों की, तो वो यहीं से हुई थी और उनमें कोरोना के लक्षण थे, है ना। और उसके बाद में धीरे धीरे वुहान शहर के सारे लोग बीमार होने लगे। इवन चाइना ने जब पूरा वुहान शहर बीमार होने लगा, वहाँ से इतने सारे डेटाज आने लगे, तभी तक भी चाइना ने स्वीकार नहीं किया कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी महामारी आई है, अनजान बीमारी आई है जिससे लोग मर रहे हैं। अगर चाइना चाहता तो वुहान को उस टाइम पे पैक कर सकता था वुहान के बाहर, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि एक वायरस ऐसा है जो हमारी लेबोरेटरी से लीक हो चुका है। और दोस्तों डब्ल्यूएचओ को यहाँ पे काम करना चाहिए था, बिकॉज बहुत सारे पेपर्स में ये न्यूज़ आने लगी थी कि भाई चाइना में ऐसी गड़बड़ी हो रही है, एकदम से वहाँ के लोगों के एक अजीब सी बीमारी हो रही है और वहाँ के लोग मर रहे हैं। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने कोई कदम उस टाइम पे नहीं उठाया, जबकि जिम्मेदारी बनती थी कि वहाँ जाके तुरंत जांच करवाए दोस्तों, क्योंकि पहले भी विश्व ऐसे कई महामारियां झेल चुका है, ये पहली महामारी थोड़ी है ना। तो अगर हम इतने ज़्यादा मतलब आज इतने अच्छे युग में पहुंच चुके हैं, हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, तो उसका यूज़ करना चाहिए था, लेकिन ऐसे कैसे सोया रहा डब्ल्यूएचओ। तो दोस्तों हमेशा से जब से वायरस आया, जब से डब्ल्यूएचओ के जो मतलब एक तरह से सहायता तो कर रहा है, लेकिन है ना उसके जो वो है मतलब एक कार्यशैली है, उस पर एक दाग लगा है ना। और मतलब वो जो थे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ट्रम्प साहब, वो तो खुलेआम कहते थे कि डब्ल्यूएचओ जानबूझ के चाइना को सपोर्ट कर रहा है उसने। और फिर वो तो उन्होंने तो निकलने की भी घोषणा कर दी थी कि मैं डब्ल्यूएचओ को पैसे क्यों दूंगा, सबसे ज़्यादा पैसे मैं देता हूँ और पक्ष ले रहा है ये चाइना का, तो मुझे डब्ल्यूएचओ की सदस्यता ही नहीं चाहिए। इवन वो निकलने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन अब जैसे कि फिर से नए राष्ट्रपति वहाँ पे आए हैं बाइडेन सर, तो उन्होंने फिर से घोषणा की है कि नहीं हम डब्ल्यूएचओ में बने रहेंगे, है ना। तो दोस्तों ऐसी सारी बातें हुई थी, तो अब जो है ना, अब फिर से डब्ल्यूएचओ पे दबाव बढ़ा और फिर से डब्ल्यूएचओ ने घोषणा की है कि हम नए सिरे से जांच करेंगे कि क्या जो कोरोना वायरस है वो सच में वुहान लैब से ही निकला। बहुत सारे साइंटिस्ट दावा कर रहे हैं कि ये एक जैविक हथियार है, जैसा कि अपन ने डिस्कस भी किया था। तो दोस्तों जैविक हथियार चर्चा में है, तो ये अच्छा है, अपन ने पहले ही जैविक हथियार वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा चर्चा में कोई न्यूज़ रहती है तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं वहाँ से मेंस में। तो हो सकता है जैविक हथियार वाला क्वेश्चन ऐसे बन जाए। तो आज के पेपर में भी आई है कि हो सकता है चाइना का यह जैविक हथियार हो, क्योंकि दोस्तों उसने तो वुहान को फिर सारा सल्टा दिया है ना, और उसने तो बोला हमारे यहाँ पे तो इतनी मौतें भी नहीं हुई है। जबकि एक अध्ययन यह बताता है दोस्तों कि चाइना में 40 से 50 लाख सिम पिछले एक साल में मतलब 20 से 21 के बीच में बंद हो गई है ना। तो ये तो पता चलता ही है, क्योंकि चाइना की तो कंपनी है नहीं, और भी तो कंपनियां हैं विश्व की, तो सिम अगर बंद होगी तो पता चलेगा ना। लेकिन चाइना अपने डेटा रिवील नहीं कर रहा है कि भाई हमारे इतने आदमी मर गए थे, है ना, क्योंकि बताता ही नहीं है। वो ऐसे बोलता है कि हमारे तो यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, बिकॉज उसे फिर तो मतलब लोगों को शक हो जाएगा ना। शक क्या मतलब कंफर्म हो जाएगा कि हाँ जी भाई चाइना से ही निकला था वायरस, लेकिन वो इस चीज़ को बताता ही नहीं है। लेकिन वो जो सिम यूज़ करने वाले थे वो लोग, वो गए कहाँ पे, एकदम से इतने सिम बंद कैसे हो गए। ऐसे बहुत सारे डेटाज हैं जो ये प्रूव करते हैं कि चाइना से ही वायरस निकला है। और अब तो भारत पे दोस्तों खुलेआम आके बोलने लगा है कि इस चीज़ की पूरी जांच की जाए। भारत ने भी बोला है कि वायरस वुहान लैब से निकले होने पे पूरा पूरा शक है, तो इसकी जांच की जाए। और बहुत सारे लोग भी दबाव बना रहे हैं। चाइना बोल रहा है कि अमेरिका और भारत जैसे लोगों का षड्यंत्र है, वो हमारी छवि खराब करना चाहते हैं, ये वो। लेकिन फिर से इस पर जाँच शुरू हो गई है। इसलिए डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक, आप याद रखिएगा, बहुत चर्चा में है, डॉक्टर टेड्रस अधोहम, है ना, ये इनका फुल नेम है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे धूम्रपान दिवस की। तो दोस्तों धूम्रपान की अगर बात करें तो जो कोरोना वायरस से भी धूम्रपान करने वालों को ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि धूम्रपान करने वालों का शरीर वायरस से ज़्यादा प्रतिरोध नहीं कर पाता, क्योंकि उनके फेफड़े तो पहले से कमज़ोर होते हैं। तो जैसे ही दोस्तों उनके फेफड़े तो पहले से सिगरेट खा चुका होता है ना, जो भी वो धूम्रपान कर रहे होते हैं, तो वो सब उनके फेफड़ों को तो गला चुका होता है। तो अगर वायरस हो जाता है तो उनमें इतनी एंटीबायोटिक पावर होती ही नहीं है, उनमें इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती ही नहीं है वो उसका मुकाबला कर पाए। तो फिर होता क्या है कि उन्हें तुरंत ऑक्सीजन और
वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, और अगर वो उनको नहीं मिल पाए तो मृत्यु की आशंका थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। और दोस्तों इस चीज़ पे एक अच्छी चीज़ भी आई है कि भारत में ई सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के जरिए प्रतिबंध को लेकर डब्ल्यूएचओ ने हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। दोस्तों स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको पुरस्कार भी दिया है। तो और क्यों दिया है दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ पे ई सिगरेट को पूरी तरह से बैन कर दिया गया और तंबाकू उत्पादों पे जो टैक्सेस हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, और बहुत सारी जगह बैन भी कर दिए गए हैं तंबाकू उत्पाद। तो मतलब बहुत अच्छा काम इन्होंने किया। ये पहले से एक अभियान भी चला था ना कि पता नहीं कौन सी तो तारीख 31 तारीख थी या शनिवार का दिवस था, जयपुर में तो था ये उस टाइम पे, कि इस दिन कोई भी तंबाकू प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। ऐसे बहुत सारे जागरूकता अभियान तंबाकू को लेकर हमारे यहाँ पे चलाए जाते रहे हैं। तो इसके लिए डॉक्टर हर्षवर्धन को पुरस्कार भी मिला है, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस टाइम पे हैं। तो दोस्तों इसलिए भी यह इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे मंत्री को इस दिवस पर डब्ल्यूएचओ का पुरस्कार मिल रहा है, तो इस दिवस से क्वेश्चन बनने की संभावना 100% हो जाती है। ठीक है। और दोस्तों इसकी थीम अगर बात करें तो थीम भी बड़ी शानदार बनाई गई है, क्विट टोबैको टू बी ए विनर, की जो मतलब तंबाकू को छोड़ता है वो ही एक असली विजेता होता है ना। इस तरह की जागरूकता के लिए थीम भी बनाई गई है। तो दोस्तों इस बार हो सकता है कि तंबाकू निषेध दिवस में से क्वेश्चन बन जाए, तो ये सारी जानकारी आप रखिएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों मैं आपके साथ में जो पीडीएफ है वो शेयर नहीं करती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप हाथ से लिखो। कितनी सी तो न्यूज़ बनाती हूँ मैं, थोड़ी ज़्यादा होती है, एक पेज में आ जाएंगी डेली की, और जो पेपर होता है आंसर राइटिंग वाला वो भी एक पेज में आ जाएगा। तो दोस्तों आप सब लोग डिमांड करते हो कि मैं आपसे पीडीएफ शेयर करूँ, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ। नहीं तो मुझे लिंक कॉपी करने में 2 मिनट लगेंगे, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी सी मेहनत करो। और टेलीग्राम चैनल मैंने बना रखा है, बट उसे मेरा वो पर्सनल है, मैंने अभी उसे मतलब पब्लिक नहीं किया है। तो इसलिए मैं मतलब किसी से शेयर नहीं करती हूँ अपना। मुझे पता है चैनल वैनल के प्रचार के लिए अपने फेसबुक पेज, टेलीग्राम पेज, इंस्टा पेज सब लोग ऐसे प्रचार करते रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों मुझे इतने प्रचार की ज़रूरत है, क्योंकि मतलब थोड़ी सी लाइफ अपनी प्राइवेट भी होनी चाहिए, और जो पब्लिक होनी चाहिए वो वहाँ पर मैं यूट्यूब पर आपसे सब कुछ शेयर करती हूँ। तो अभी मैंने वो नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को सच में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि आप लोगों को चाहिए ही चाहिए, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी मेहनत कीजिए, हाथ से लिखिए, ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी बनी रहे। बिकॉज हमारा यहाँ पे ध्येय क्या है, आरएएस, पूरी तरह से आरएएस ही है। तो आरएएस को क्रैक करना है, तो दोस्तों हम अभी से मेंस पे ध्यान देते हुए चलेंगे, तभी तो प्री की तैयारी कर पाएंगे। तो थोड़ा सा दोस्तों राइटिंग प्रैक्टिस आपकी डेली की होनी चाहिए। हो सकता है इसी बहाने से आप लिखना शुरू कर दोगे, मैडम पीडीएफ तो दे नहीं रही है, याद कितना करेगा, लिखना तो पड़ेगा, है ना। क्योंकि पीडीएफ में आप क्या करोगे, फ़ोन में पीडीएफ सेव कर लोगे, वो पीडीएफ भरती रहेंगी, पढ़ोगे है नहीं। क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी पीडीएफ मैंने सेव कर रखे थे, याद भी नहीं रहता फ़ोन में क्या क्या सेव पड़ा है। तो इसलिए दोस्तों कुछ चीज़ लिखी हुई होती है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो थोड़ा सा कर लिया करो मेहनत। फिर भी आप कहोगे, अगर बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो ठीक है, मैं शेयर करने लग जाऊँगी, कोई इशू है नहीं। दोस्तों हमारे एक महान साइंटिस्ट हैं CNR राव, है ना। तो इनको अभी एक बड़ा पुरस्कार मिला है, तो मुझे लगा इनकी सारी हिस्ट्री हमें जान लेनी चाहिए, क्योंकि पर्सन बेस्ड न्यूज़ बहुत आती है। तो और इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है ऐसे न्यूज़, और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। 2 या 5 नंबर के क्वेश्चन ऐसी न्यूज़ में से बन जाते हैं जिनको इतना बड़ा पुरस्कार अगर मिलता है तो दोस्तों CNR राव की फुल फॉर्म अगर देखें, पूरा नाम हम देखें, चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव, चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव, जिन्हें CNR राव के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय रसायनज्ञ हैं दोस्तों, रसायन विज्ञान के साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने घन अवस्था और संरचनात्मक रसायन शास्त्र में मतलब क्यूब सिचुएशन जो होती है उसमें बहुत अच्छा काम किया है दोस्तों। यही लिखा हुआ था इनके बारे में, क्योंकि इन्हें एक अवार्ड मिला है, तो मैंने इनके बारे में गूगल सर्च किया, तो मुझे इनके बारे में जो न्यूज़ मिली वो आपके सामने ला रही हूँ। बिकॉज हो सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाए मेंस में इस पे से, क्योंकि ऐसे बड़े पुरस्कार बहुत कम लोगों को मिलते हैं, और ऊपर से दोस्तों इनको इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला हुआ है, तो बहुत महान पर्सनैलिटी हो जाती है, तो न्यूज़ बनने की 100% मतलब क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इन्हें दोस्तों इन्होंने घन अवस्था और संरचनात्मक रसायन क्षेत्र में मुख्य रूप से काम किया है, और वर्तमान में वह भारत के प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में सेवा भी
दे रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर राव को दुनिया भर के 60 विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त है और लगभग 1500 शोध पत्र, 45 वैज्ञानिक पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। अगर थोड़ी सी आप इनके बारे में जानकारी रखना चाहो, मैं नहीं कह रही याद ही करना है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी, कभी 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाए तो 1-2 लाइन इसमें से लिख सकते हो कि CNR राव है कौन। अब हमने बात क्यों की है उससे पहले, सबसे पहले तो 2013 में दोस्तों इन्हें भारत रत्न मिल चुका है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है जो ये प्राप्त कर चुके हैं। तो 2013 में भारत सरकार ने भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय इन्हें किया था। और CV रमन और APJ अब्दुल कलाम के बाद इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले वो तीसरे वैज्ञानिक हैं दोस्तों। पहले वैज्ञानिक हैं जो CV रमन हैं, दूसरे वैज्ञानिक हैं जो हैं अब्दुल कलाम जी, वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, और तीसरे वैज्ञानिक है जो है CVR राव। ठीक है, तो ये तीसरे वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। अच्छा ये बताइए, आज का क्वेश्चन ये है कि भारत में अब तक कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, और पहला नोबेल पुरस्कार भारत में किसे मिला था, और जो 2019 का नोबेल पुरस्कार है वो किन्हें दिया गया था, शायद आप बताइएगा, चलो मैं नहीं बताऊंगी किन्हें दिया गया था। ये 3 चीज़ें आज के बारे में याद करनी है। पहला किसे मिला था, 2019 का किसे दिया गया था, और अब तक भारत में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। मुझे पता है तीनों क्वेश्चन नहीं आएंगे, गूगल सर्च करना है, गूगल सर्च करो, लिखो, क्योंकि ऐसी चीज़ें ऐसे बार बार रिवीजन से ही याद होती हैं। तो आज आप लिखोगे तो ज़िंदगी में आगे याद रहेंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये अपन ने ये पढ़ लिया, 2013 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब क्या हुआ है, भारत रत्न प्रोफेसर CN राव को अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र और रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज, 2 क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है दोस्तों। एक तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ढूंढने हैं और फिर रिन्यूएबल स्टोरेज ढूंढना है कि उसका भंडारण कैसे किया जाए, में अनुसंधान करने के लिए राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 का, राष्ट्रीय एनी पुरस्कार इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ है। इस पुरस्कार को एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार भी कहा जाता है। इसमें इसे ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। तो आप समझ रहे हो विश्व का कितना बड़ा पुरस्कार इन्हें मिला है। इन्हें मिला है इंटरनेशनल एनी अवार्ड, इसे बोलते हैं एनर्जी अवार्ड भी बोलते हैं इसे, और इसे नोबेल पुरस्कार बोलते हैं एनर्जी के क्षेत्र में। एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार इसी का नाम है, और इसे इस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। तो इन्हें मिला क्यों है दोस्तों, इन्होंने अक्षय ऊर्जा स्रोतों मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में उसके रिसोर्सेज ढूंढे हैं, और उसके स्टोरेज के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया है, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। थोड़ी सी और बातें हैं इनके बारे में। प्रोफेसर राव पूरी मानव जाति के लाभ के लिए ऊर्जा के एकमात्र स्रोत के रूप में हाइड्रोजन ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऊर्जा पर। हाइड्रोजन का भंडारण हाइड्रोजन का फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल उत्पादन और हाइड्रोजन का सौर उत्पादन और गैर धातु उत्प्रेरण प्रोफेसर राव के काम के मुख्य आरक्षण थे। तो दोस्तों ये 2 पैराग्राफ तो आप ऐसे के ऐसे, ऊपर वाला और ये वाला ऐसे के ऐसे रट लेना, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन मुझे पता नहीं क्यों अंदर से लग रहा है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा बन सकता है मेंस में या प्री में भी, दोनों में बन सकता है दोस्तों। तो ये चीज़ रट लेना। प्री के लिए बनेगा CNR राव कौन थे या फिर ये पुरस्कार किसे मिला है, तो वैसा वाला बनेगा, वो तो आप कर दोगे। अगर मेंस के लिए बनता है तो लिखने के लिए आपको 5-6 लाइंस चाहिए इनके बारे में। तो ऐसा क्वेश्चन दोस्तों, इतना बड़ा अवार्ड हमारे किसी वैज्ञानिक को मिला है जो पहले से नोबेल पुरस्कार विजेता है, तो अगर ऐसा लिख दिया ना आपने तो बड़ा ही शानदार उत्तर हो जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम किया है, रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज के क्षेत्र में, फिर हाइड्रोजन के भंडारण में, हाइड्रोजन के फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल उत्पादन में, हाइड्रोजन का सौर उत्पादन और गैर धातु उत्प्रेरण के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। तो ये सारी चीज़ें आप इनके क्षेत्र में लिख सकते हो। वीडियो पॉज कीजिएगा और आराम से ये इनके बारे में लिख लीजिएगा। 5 नंबर का 50 शब्दों का क्वेश्चन इनके बारे में बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं दोस्तों। एक ही क्वेश्चन है बस, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ आपको बार बार, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई आज मैं। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन थोड़ा सा चर्चा में है और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो सबसे पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन, अभी मैं क्यों बात कर रही हूँ गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में, और फिर पढ़ेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थिति। तो अभी मैं इसलिए बात कर रही हूँ दोस्तों, हाल ही में जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो अभी हमने बात की कि उन्हें WHO का पुरस्कार भी मिला है। तो दोस्तों भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। तो दोस्तों हमारे मतलब अभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की मीटिंग नहीं हुई है, इसके स्वास्थ्य मंत्रियों की मीटिंग हुई है, और उसमें हमारे एक मंत्री ने भाग लिया है। वो कौन है,
एक सेकंड। हमारे एक मंत्री ने भाग लिया है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने भाग लिया है। ठीक है, तो वो कौन है? वो है, सॉरी, वो है हर्षवर्धन साहब, है ना। तो दोस्तों इसलिए मतलब छोटी सी बात थी ये स्वास्थ्य वाला कोई पूछेंगे भी नहीं, लेकिन इससे हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया बहुत अच्छा सा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ले, क्योंकि इसका निर्माण में भारत का योगदान था। तो मुझे लगा इस बहाने अपन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, है ना। तो उसमें इन्होंने एक बयान दिया था कि दोस्तों हर बार गुटनिरपेक्ष आंदोलन जब कभी पूछा जाता है तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन वर्तमान में भी प्रासंगिक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के द्वारा हमें उसमें एक पॉइंट मिला है, क्योंकि मैं मतलब मेंस भी पढ़ चुकी हूँ, इंटरव्यू भी पढ़ चुकी हूँ, तो दोनों तरह से अध्ययन कर चुकी हूँ ना, तो मुझे पता चल जाता है कि किस तरह का क्वेश्चन कौन सा पॉइंट कहाँ ऐड करना है। तो हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नाम आता है कि वर्तमान में भी उसकी कोई उपयोगिता है, क्योंकि एक तरह से मृत संस्थापन बोल सकते हैं इसके। कभी कभार होते हैं इसके जो सम्मेलन है, और हमेशा ऐसा ही कहते हैं कि इतना कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री जाना ही नहीं चाहते, कभी किसी मंत्री को भेज देते हैं ये वो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पता चलता है कि भाई बिल्कुल, क्योंकि हमेशा हमें सपोर्ट ही करना है, क्योंकि ये भारत के द्वारा बनाया गया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो संस्था है वो भारत के द्वारा बनाई गई थी, तो हमें हमेशा सपोर्ट ही करना है इसका, कि बिल्कुल भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम और ज़्यादा पॉइंट मैं आपके लिए एक बड़ा क्वेश्चन बना दूंगी, कल का नहीं परसों का क्वेश्चन बना दूंगी मैं, कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों बना, और भारत के लिए क्या प्रासंगिकता है। लेकिन एक पॉइंट ये मिल गया कि दोस्तों भारत ने जो अभी वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम चलाया था ना, जिसमें भारत ने 123 देशों को वैक्सीन भेजी थी, इसमें से 59 देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन से, गुटनिरपेक्ष ये जो संस्था है इसके ही देश थे। तो कितनी बड़ी बात है दोस्तों कि अगर भारत के लिए इंपॉर्टेंस नहीं होता तो भारत थोड़ी ये 59 देश चूज करता। तो भारत समझता है इनकी इम्पोर्टेंस, और भारत अपनी विदेश नीति में इनका जो इम्पोर्टेंस है, इनका जो सहयोग है वो सहायक मानता है, ज़रूरी मानता है। इसलिए तो भारत ने वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम में इन देशों को चुना, है ना। तो हम ये एक पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं। और ये दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन को करंट से रिलेट करके बताओगे ना, बड़ा ही शानदार उत्तर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं वो वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए 100 शब्दों का बना दूंगी, कल नहीं आएगा परसों आ जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन पैदा कैसे हुआ था, भाई कहाँ से आया था। तो दोस्तों आपको पता है कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो पहले थोड़ी सी स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, फिर रुक गया। ठीक है, अब रुकने के बाद में दोस्तों दो गुट बन गए, एक तो कौन सा बना, अमेरिका, और एक कौन सा बना, रसिया, मतलब यूएसएसआर, आज का रसिया और उस टाइम का यूएसएसआर। ठीक है, तो दोस्तों अब ठीक है, अपन ने पढ़ा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हो गई, विश्व में सबसे ज्यादा उपनिवेश किसके थे, ब्रिटेन के थे। तो धीरे धीरे वो उपनिवेश स्वतंत्र होने लगे। इसी क्रम में 1945 में, अरे यार 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो खत्म हुआ था। ठीक है, और 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। तो धीरे धीरे करके देश आज़ाद होने लगे, और ज़्यादातर उपनिवेश आज़ाद हो गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन भी कमज़ोर हो गया था, और देशों का भी दबाव था स्वतंत्रता के लिए, और देशों में आंदोलन भी होने लगे थे, इसलिए ये सब स्वतंत्र होने लगे थे। अब बात आती है दोस्तों, जब ये देश स्वतंत्र होने लगे तो अब पहला विश्व युद्ध हो चुका था, दूसरा विश्व युद्ध हो चुका था, सबको डर था कि मे भी तीसरा विश्व युद्ध भी हो जाए। तो अब जो नए देश स्वतंत्र हो रहे थे उनको अमेरिका क्या बोल रहा था, हमारी तरफ आओ, ये पूंजीवाद का समर्थक था, और जो यूएसएसआर बोल रहा था ये बोल रहा था हमारी तरफ आओ, ये समाजवाद का समर्थक था। ठीक है, तो अब ये दोनों मतलब ये दो बड़े शक्तिशाली देश थे, दोनों एक दूसरे मतलब जो भी नए स्वतंत्र देश हो रहे थे उनको लालच दे रहे थे, बहुत सारा प्रोत्साहन दे रहे थे कि आपको एक गुट में तो मिलना ही पड़ेगा, नहीं तो आप खत्म हो जाओगे, आपका अस्तित्व रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो दोस्तों भारत जैसा देश, नेहरू जी को आज मतलब बहुत सारे लोग हैं जो नेहरू जी की गलतियां भी बताते हैं ये वो, कि नेहरू जी एक फेलियर थे, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस सिचुएशन में नेहरू जी ने काम किया है ना, और जिस सिचुएशन में नेहरू जी ने 3 कार्यकाल तक देश को संभाला है, अगर कोई भी होता, कितना भी बड़ा नेता होता, नेहरू जी से बेहतर काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी थी। और नेहरू जी ने हमें एक नए आज़ाद हुए नए जन्मे देश को स्टेबल देश बना के गए हैं, क्योंकि अंग्रेज जब हमें छोड़ के गए थे ना, तो अंग्रेज कह रहे थे कि इंडिया इतना कमज़ोर और इतना विभाजित देश है कि अगले आने वाले 10-15 सालों में इसके 10-15 टुकड़े हो चुके होंगे, और वही इंडिया आज उनके सबके सर पे बैठा है। और आज सब देश आगे बढ़ बढ़ के ब्रिटेन जैसे देश, अमेरिका जैसे देश भारत से दोस्ती करने के लिए तैयार रहते हैं, है ना। वही इंडिया आज उनके सर पे बैठा है, ना हम विभाजित हुए हैं बल्कि हमने हमारी स्थिति को मजबूत किया है। ठीक है, तो दोस्तों जब भारत में बात आई, जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो भारत को लगा कि यार
अब अगर मतलब कैसे, जैसे तो हम ब्रिटेन से आज़ाद हुए, अब इधर मिल जाएंगे उधर मिल जाएंगे, फिर से ये अपना रौब जमाने लगेंगे, हमें स्वतंत्र रूप से काम थोड़ी करने देंगे। इतनी बड़ी शक्ति के सामने हम क्या लगेंगे। तो भारत ने कहा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि स्वतंत्र रहा जाए इनसे। तो भारत ने और 2-3 और देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया, जिसमें कहा कि हम नए नए स्वतंत्र हो रहे हैं, हम किसी के भी साथ नहीं जाएंगे, हम अपना एक अलग जो ग्रुप है वो बनाएंगे, और हम ना समाजवाद की तरफ है ना हम पूंजीवाद की तरफ है, हम हमारी अलग रास्ता लेके चलेंगे और स्वतंत्र रूप से हम जिएंगे। तो उससे वहीं से जन्म हुआ दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन का। ठीक है, अब उसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ, जिसमें संपूर्ण विश्व वैचारिक आधार पर मुख्यतः 2 गुटों में विभाजित हो गया। इस वैचारिक युद्ध में एक छोर पर साम्यवादी सोवियत संघ था, तो दूसरे छोर पर पूंजीवादी अमेरिका जैसी महाशक्तियां मौजूद थी। तो दोस्तों मतलब ये क्या चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध का मतलब क्या होता है, ना तो वहाँ पे मतलब फ्रंट पे जाके लड़ाई हो रही है, लेकिन नीचे नीचे से दोनों जो ग्रुप है वो एक दूसरे को कमजोर करने में लगे हुए हैं। ठीक है, कोई नाटो बना रहा है, कोई वार्सा पैक्ट बना रहा है, कोई समाजवाद को फैला रहा है, कोई पूंजीवाद को फैला रहा है। तो दोस्त 2 वैचारिक युद्ध हो रहा था एक दूसरे इन गुटों में, और उसमें एक साम्यवादी ग्रुप था और एक पूंजीवादी अमेरिका था। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की तरफ पहला कदम दोस्तों बांडुंग सम्मेलन हुआ था 1955 में के माध्यम से उठाया गया, जिसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल नासिर सुकर्णो और मार्शल टीटो जैसे नेताओं ने। अब ये कहाँ कहाँ के नेता थे वो हम आगे 100 नंबर वाला 100 शब्दों वाला डिस्कस करेंगे। 10 नंबर वाला क्वेश्चन उसमें बता दूंगी कि ये कहाँ कहाँ के नेता थे, कोई मिस्र का था, कोई यूगोस्लाविया का था, वो मैं आगे बता दूंगी आपको। तो ये नेता थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू थे और अब्दुल नासिर, मार्शल टीटो, 3 मेन थे और एक सुकर्णो भी बोल दो, 4 थे। ठीक है, इन्होंने मिलकर 1955 में एक बांडुंग सम्मेलन किया, ये मिले आपस में। इस सम्मेलन में विश्व शांति और सहयोग संवर्धन जैसे घोषणा पत्र इन्होंने जारी किए। बांडुंग सम्मेलन के 6 वर्ष के बाद में 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, और उसमें कुल 25 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, मतलब 25 देशों ने इसमें भाग लिया। तो दोस्तों बात की गई गुट निरपेक्ष बनाने की 1955 में, फिर पहला सम्मेलन आयोजित किया गया 1961 में, कहाँ, यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में, और इसमें कितने देशों ने भाग लिया, 25 ने। इतनी स्थापना की बात तो बहुत है हमारे लिए। ठीक है, अगर वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करें तो वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक समन्वय और परामर्श मंच है। क्योंकि दोस्तों कहते तो है मृत संगठन है, लेकिन यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें जितने देश हैं लगभग 197 के करीब, उसके पश्चात सबसे बड़ा जो गुट है विश्व में कहीं तो वो गुट निरपेक्ष आंदोलन ही है। तो इस समूह में वर्ष 2018 तक कुल 120 विकासशील देश थे। बस इसमें दोस्तों बात यही है कि इसके जो भी देश हैं वो विकासशील हैं, जो नए नए स्वतंत्र हुए हैं। और इस समूह में 17 देशों के 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पर्यवेक्षक का दर्जा भी मिला हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में इतना बहुत है, बाकी मैं एक बड़ा क्वेश्चन बना दूंगी। बस ये गुट निरपेक्ष वाला जो छोटा सा सम्मेलन हुआ है स्वास्थ्य मंत्रियों का, तो ये क्वेश्चन लेने का मतलब यही था कि आपसे मैं गुट निरपेक्ष आंदोलन पर चर्चा कर लूँ, क्योंकि भारत इसका निर्माण करता है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में भी और मेंस में भी। और हमारे शायद उसमें संस्थाएं लिखी हुई है दोस्तों, मेंस का जो सिलेबस है ना उसमें संस्थाएं लिखी हुई है, उसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन संस्था का भी स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है, तो वो भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों करंट तो इतनी ही थी। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात आप सबसे करनी है। देखिए, आप कमेंट्स करते हो, बहुत अच्छा, मोटिवेशन दे रहे हो, कोई अपनी अचीवमेंट्स बता रहा है, वो भी बहुत अच्छा। ठीक है, लड़कियां भी बता रही हैं, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा। आप अपनी अचीवमेंट्स बताइए, जॉब बताइए, पढ़ाई बताइए, लेकिन आप अपनी पर्सनल चीज़ें मत बताइए। चाहे मेरा चैनल हो चाहे किसी का भी चैनल हो, लड़कियाँ लड़के फिर भी संभाल लेंगे, लड़कों की कोई इशू भी नहीं है, क्योंकि उनके इतनी दिक्कत नहीं होती। मैं स्पेसिफिक लड़कियों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जितनी भी लड़कियां मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करती हैं, किसी भी लड़के को नंबर ना दे, किसी की बातों में ना आए, क्योंकि नीचे मतलब बहुत सारी चैट्स चलती रहती हैं। तो दोस्तों ये होता है कि मतलब ज़्यादातर पढ़ाई वाले बच्चे ही हैं, लेकिन कुछ दोस्तों उसमें गड़बड़ी वाले भी होते हैं। आप सबको पता है कि अच्छों के साथ बुरे कुछ लोग भी होते हैं। तो कई बार लड़कियां का एक मैसेज देख के लोग नंबर वंबर मांगने लग जाते हैं, और कई बार लड़कियां दे भी देती है। तो
एक हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जो भी लड़कियां हैं, लड़के शेयर कर सकते हैं आपस में, बहुत सारे लड़के करते भी हैं, वो अपना ग्रुप बनाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, लड़कों का कोई इशू नहीं है। पर लड़कियों को मैं बोल रही हूँ कि भाई मैं किसी भी जो मतलब इतने सब्सक्राइबर हैं, मैं पर्सनली किसी को भी नहीं जानती हूँ, तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है किसी को भी नंबर ना दे। पहली बात तो अपने नंबर लिखने नहीं है, दूसरी बात कि आप अपनी अचीवमेंट्स बता रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन आप मत बताइए आप कहाँ से हैं, मैं कहाँ से हूँ, आप कहाँ से हैं, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, कहाँ से, कुछ भी मत बताइए। पर सोशल मीडिया दोस्तों जितना हमारे लिए अच्छा है उतना ही एक बड़ा ट्रैप भी है, तो नहीं बतानी है पर्सनल डिटेल। मैं खुद कितना डरती हूँ, मतलब पर्सनल डिटेल डरती नहीं, मतलब एक सिक्योरिटी होती है, अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखिए। ये एक यूट्यूब चैनल है जिसपे ज़्यादा से ज़्यादा बात हम पढ़ाई की करेंगे। आप अपनी अचीवमेंट बताते हो बहुत अच्छा है, बताइए, और लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है कि भैया आपने ये एग्ज़ाम पास करी है, ये करके आप तैयारी कर रहे हो, आपके पास में इतनी सारी डिग्री, सब कुछ बताइए, क्योंकि वो अच्छा भी लगता है पढ़ के कि इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। बट एक रिक्वेस्ट है, पर्सनल कुछ भी मत लिखिए यहाँ पे, ना मेरे बारे में, और जो लोग मुझे जानते हैं या फिर मेरे आसपास के हैं मुझे सुन रहे हैं, तो मेरे बारे में भी मत लिखिए, और ना ही अपने बारे में लिखिए कि आप कहाँ के हैं, कहाँ रहते हैं, फिलहाल कहाँ रह रहे हैं, कुछ भी मत बताइए। बिकॉज ये बहुत बड़ा एक ट्रैप भी होता है दोस्तों, कहीं भी लड़कियाँ फंस जाती हैं, तो मतलब प्लीज़ ये सब मत कीजिएगा। और लड़कों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी लड़के का मैसेज आता है तो बहुत अच्छे से ही उनको ट्रीट कीजिएगा, या फिर ऐसे नहीं है कि, क्योंकि हम सब ने एक छोटी सी फैमिली बनाई है, वो सिर्फ पढ़ाई के लिए बनाई है, और हमारा एक ही चीज़ होनी चाहिए कि हमें राजस्थान की सबसे बड़ी एग्ज़ाम है, सबसे बड़ी पोस्ट है, वो एक पोस्ट लेनी है, ठीक है। इधर उधर के मैटर में हमें अपना ध्यान डाइवर्ट नहीं करना है। तो बस कोई भी हो, लड़की लड़का, पर्सनल डिटेल थोड़ी सी दूर रखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैक हो जाती हैं और बहुत सारे ट्रैप भी होते हैं यहाँ पे। तो बस पर्सनल कुछ भी मत बताइए, अचीवमेंट शेयर कीजिए, क्वेश्चन बताइए, आंसर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें लिखिए। जैसे कि आप में से एक, हाँ, शकील अहमद नाम है शायद उनका, वो हमेशा जब से मैंने चैनल बनाया, शायद ये मतलब ये शुरू किया है इंटरव्यू वाली क्लासेस, तब से वो शायद चैनल से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने दोस्तों रामगंज मॉडल जो मैंने आपसे पूछा था, उन्होंने इतना शानदार उसका आंसर दिया है कि आप सब लोगों ने पता नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, मैंने उनका आंसर कल पढ़ा था, और मैंने उनको बोला भी था कि आपका ये आंसर मैं शेयर करूँगी सबके साथ में। तो दोस्तों वो मैं आपके साथ में शेयर भी करूँगी, वैसी चीज़ें लिखिए ना आप। और ज़्यादातर लोग वैसे ही लिख रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि कुछ गलत लिख रहे हैं, बस एक रिक्वेस्ट है कि पर्सनल लड़के तो कर सकते हैं, लड़कों का कुछ इतना नहीं है, लेकिन लड़कियों से मैं स्पेशल कह रही हूँ कि पर्सनल डिटेल आप कहीं भी ना, मेरे चैनल पे ना कहीं भी और सोशल मीडिया पे कम से कम कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी वीडियो देखते रहिए, और आपके जो प्रीसियस और वैल्यूएबल कमेंट्स हैं यूँ ही करते रहिए। थैंक यू सो मच।